तो कल की कक्षा में हमने अलंकार, परिभाषा और उसके भेद की चर्चा कर चुके हैं। आज की कक्षा में हम शब्दालंकार के अंतर्गत आने वाले अनुप्रास, जमक और श्लेष की चर्चा करेंगे। आज के शीर्षक अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए आज का पूरा वीडियो आपको देखना चाहिए। अपने चित्त को एकाग्र करते हुए पूरा वीडियो ध्यान से देखें, क्योंकि आज के जो शीर्षक हैं वो कक्षा 9 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं में इन शीर्षकों से प्रश्न पूछे जाते हैं। हम बात शुरू करते हैं शब्दालंकार के भेदों से। शब्दालंकार के जो भेद हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण अनुप्रास अलंकार, जमक अलंकार और श्लेष अलंकार है। इसके अतिरिक्त वक्रोक्ति अलंकार, चित्रालंकार और पुनरुक्त पदाभास। आइए हम सबसे पहले अनुप्रास अलंकार की बात करते हैं। अनुप्रास शब्द अनु धन प्र धन आस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है बार बार वर्णों का न्यास। परिभाषा: काव्य में जहां एक ही वर्ण या एक से अधिक वर्ण, व्यंजन या एक ही वाक्य एक ही क्रम से एक से अधिक बार आए, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। ध्यान देने योग्य बात है, विशेष रूप से वर्ण की आवृत्ति का मतलब केवल और केवल व्यंजन की आवृत्ति से, स्वर की आवृत्ति हो या नहीं। तो दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि काव्य में जहां एक ही व्यंजन की आवृत्ति हो, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। हम यहां उसकी चर्चा नहीं करेंगे, अलग से उसकी चर्चा हम कर सकते हैं। यहां अनुप्रास की परिभाषा के बाद सीधे सीधे हम उसके उदाहरण पर आते हैं। सबसे अधिक प्रचलित उदाहरण है तरनि तनूजा तट तमाल तरवर बहुछाए। ध्यान देंगे जरा एक बार और। तरनि तनूजा तट तमाल तरवर बहुछाए। इसमें तो व्यंजन की आवृत्ति हुई है, इससे यहां अनुप्रास अलंकार है। इस उदाहरण के बाद हम अन्य उदाहरण की बात कर लेते हैं। पराधीन जो जन नहीं, स्वर्ग नरकता हेत। पराधीन जो जन नहीं, स्वर्ग नरकता हेत। एक ही वाक्य की आवृत्ति हुई है, इनका अर्थ भी समान है, किंतु अन्वय से इनका अर्थ भिन्न हो जाता है।
इन भिन्न अर्थों को हम देख भी सकते हैं। पहला कि जो मनुष्य पराधीन है उसके लिए स्वर्ग नहीं, उसके लिए नरक है। और दूसरा, जो मनुष्य पराधीन नहीं है उसके लिए नरक भी स्वर्ग के समान है। इस प्रकार एक ही वाक्य की आवृत्ति से यहां अनुप्रास अलंकार है। अब एक आध उदाहरण और दे देंगे तो आपके समझ में ठीक से बात आ जाएगी। जरा देखें, परिभाषा को एक बार फिर से देखें, उदाहरण देखें कि काव्य में जहां एक ही वर्ण या एक से अधिक वर्ण व्यंजन या एक ही वाक्य की आवृत्ति होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण देखें, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जल थल में। यहां चौ वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। अगला उदाहरण हम दे सकते हैं, सुनसी सत्य असीस हमारी पूजन मनोकामना तुम्हारी। स्व्यंजन की आवृत्ति से यहां अनुप्रास अलंकार है। ऐसे ही कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन क व्यंजन की आवृत्ति होने से यहां अनुप्रास अलंकार है। ऐसे ही एक और उदाहरण देख सकते हैं कि कूकह लगी कोयले कदम्बन पर बैठी फेर, यहां भी क व्यंजन की आवृत्ति से यहां अनुप्रास अलंकार है। आशा है आप अनुप्रास अलंकार को भली भांत समझ गए होंगे। इसके उपरांत हम जमक अलंकार की बात करते हैं। सबसे पहले हम यह बता देना चाहते हैं कि जमक शब्द का अर्थ ही होता है जोड़ा या युग्म, अर्थात काव्य में जहां एक ही शब्द दो बार प्रयुक्त हो किंतु उनके अर्थ अलग अलग हो। हम परिभाषा की बात करते हैं, जरा परिभाषा पर गौर करेंगे, ध्यान देंगे कि जहां काव्य में एक ही शब्द अथवा पद एक ही क्रम में एकाधिक बार आए किंतु उसके भिन्न भिन्न अर्थ हों वहां यमक अलंकार होता है। बहुत सरल शब्दों में कि काव्य में जहां एक ही शब्द की आवृत्ति हो किंतु उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो वहां यमक अलंकार होता है। साधारण सा उदाहरण, बहुत छोटा उदाहरण कि कमलासन पर बैठे कमलासन लगे तपस्या करने। जरा ध्यान देंगे, कमलासन पर बैठे कमलासन लगे तपस्या करने, यहां कमलासन शब्द दो बार आया है। हम स्पष्ट कर दें कि पहले कमलासन का अर्थ पद्म रूपी आसन और दूसरे कमलासन का अर्थ प्रजापति अर्थात ब्रह्मा। यहां कमलासन शब्द दो अर्थों में, दो बार दो अर्थों में, अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त हुआ है, इसलिए यहां यमक अलंकार है। इसी तरीके से एक अन्य उदाहरण हम लेते हैं, बड़ा अच्छा उदाहरण है। केकी रव की नूपुर ध्वनि सुन, केकी रव की नूपुर ध्वनि सुन, जगती जगती की मूक प्यास। जगती जगती शब्द दो बार आया है। पहले जगती का अर्थ जागना और दूसरी जगती का अर्थ पृथ्वी। इस प्रकार जगती शब्द दो बार आया है और दोनों के अर्थ अलग अलग है, अतः यहां यमक अलंकार है। एक बड़ा प्रचलित उदाहरण है, छोटी कक्षाओं में भी यह उदाहरण दिया जाता है, जरा ध्यान देंगे। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार, या खाई बौराए जग
वा पाए बौराए। यहां पहली ही पंक्ति ग्राह्य है, जिसमें कनक शब्द 2 बार आया है। दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। पहला कनक शब्द जो है उसका अर्थ धतूरा है, और जो दूसरा कनक शब्द है उसका अर्थ सोना है। इस प्रकार यहां जमक अलंकार है। एक अन्य उदाहरण जरा देख लें, बड़ा छोटा उदाहरण है। काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। यहां पहली बार जो घटा शब्द प्रयुक्त हुआ है उसका अर्थ बादल, और जो दूसरी बार घटा शब्द प्रयुक्त हुआ है उसका अर्थ होगा कम होना। इस प्रकार जमक अलंकार है। और ये उदाहरण बार बार हम लोग देते रहते हैं कि माला फेरत जुग भया, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि यहां मन का शब्द 2 बार प्रयुक्त हुआ है। इसमें पहली बार जो मन का शब्द है उसका अर्थ है माला का दाना जो मड़ी होती है उसमें, और दूसरा मन का है उसका अर्थ है हृदय का, जो आपके मन में चल रहा है। तो इस प्रकार यहां जमक अलंकार है। एक अन्य उदाहरण जरा देखें। जे 3 बेर खाती थी, जे 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती है। यहां 3 बेर शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है। दोनों के ही अर्थ अलग अलग हैं। इसमें पहली बार जो 3 बेर शब्द आया है वो 3 बार के लिए आया है, और दूसरी बार जो 3 बेर शब्द आया है वह 3 बेर का दाना के लिए आया है। ऐसे ही एक और उदाहरण हम लेते हैं, जरा ध्यान दीजिए। तो पर 12 उर्वशी, जरा ध्यान देना। तो पर 12 उर्वशी, सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी, वह उर्वशी समान। यहां उर्वशी शब्द का प्रयोग 3 बार अलग अलग अर्थों में हुआ है। पहले शब्द में उसको उर्वशी को और अप्सरा के अर्थ में लिया गया है, और जो दूसरी बार प्रयुक्त हुआ है, जरा ध्यान देना, उर और वशी दोनों थोड़ा सा अलग अलग है। इसका मतलब कि हृदय में बस गई। और तीसरी बार जो प्रयुक्त हुआ है वो है गले में पहनने की आभूषण के अर्थ में। इस प्रकार यहां यमक अलंकार है। आइए इस यमक अलंकार के पश्चात हम श्लेष अलंकार की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम श्लेष के शाब्दिक अर्थ पर आते हैं। श्लेष शब्द श्लिष से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है चिपका हुआ, अर्थात एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके होते हैं, वहां श्लेष अलंकार होता है। बतौर परिभाषा हम परिभाषा देख लेते हैं कि काव्य में जहां शब्द एक ही बार प्रयुक्त होता है किंतु उसके अर्थ एक से अधिक होते हैं, वहां श्लेष अलंकार होता है। बहुत अच्छा उदाहरण है, हम छोटी कक्षाओं में भी इसे पढ़े हैं कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यहां दूसरी पंक्ति ग्राह्य है, हम इसे लेते हैं। इसमें पानी शब्द का प्रयोग एक बार हुआ है, लेकिन 3 अर्थों में इसका प्रयोग हुआ है। यदि हम मोती के पक्ष में इसका अर्थ लेते हैं तो वो चमक, और मनुष्य के पक्ष में इसका अर्थ लेते हैं
तो मर्यादा, और चूने के पक्ष में इसका अर्थ लेते हैं तो जल। इस प्रकार यहां एक ही शब्द तीन अर्थों में प्रयुक्त हुआ है, अतः यहां श्लेष अलंकार है, श्लेष अलंकार है। अन्य उदाहरण से देखें हम जरा। चरण धरत चिंता करत चितवत चारिहु ओर, अशुभरन को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। यहां शुभरन शब्द श्लिष्ट है। शुभरन शब्द तीन अर्थों में प्रयुक्त है। कवि के पक्ष में इसका अर्थ होगा अच्छे शब्द, इसी तरीके से विचारी के पक्ष में इसका अर्थ होगा अच्छा रूप रंग, और चोर के पक्ष में इसका अर्थ है सोना। इस प्रकार यहां श्लेष अलंकार है। आइए हम एक अन्य उदाहरण देखते हैं। नर की अरु नल नीर की गति ये कह करी जोय, जे तो नीचे हुए चले ते तो ऊंचे होय। यहां दो शब्द श्लिष्ट है, एक तो नीचो और दूसरा ऊंचे। नीचो शब्द दो अर्थों में प्रयुक्त हुआ है, एक तो नीचा और दूसरा नम्र। इसी तरीके से ऊंचो, ऊंचे शब्द, इसका अर्थ है ऊंचा और दूसरा अर्थ है महान, यानी कि जल के पक्ष में नीचे और मनुष्य के पक्ष में नम्र। इसी तरीके से ऊंचे शब्द का अर्थ जल के पक्ष में ऊंचा और मनुष्य के पक्ष में महान। इस तरीके से यहां श्लेष अलंकार है। इसी तरीके से एक अन्य उदाहरण हम ले लेते हैं कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, अजातन की जाई पड़े श्याम हरित दुति होय। यहां दो शब्द श्याम और हरित दुति श्लिष्ट है। श्याम तीन अर्थों में प्रयुक्त हुआ है, पाप, कालिमा और कृष्ण। इसी तरीके से हरित दुति शब्द के भी यहां कई अर्थ हैं। हर लिए जाते हैं, शोभा नष्ट हो जाती है, हरे भरे प्रसन्न और हरे रंग की। आइए एक और हम उदाहरण लेते हैं। चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर। यहां वृषभानुजा एवं हलधर शब्द श्लिष्ट है। वृषभानुजा अर्थात वृषभानु की पुत्री राधिका, और दूसरा वृषभानुजा वृषभ की अनुजा बैल की बहन अर्थात गाय। वैसे ही हलधर पहला अर्थ बलराम और दूसरा हल को धारण करने वाला अर्थात बैल। इस प्रकार श्लेष अलंकार है। इस तरीके से आज की कक्षा में हमने अनुप्रास, यमक और श्लेष, इनकी परिभाषा और इनका उदाहरण समझ लिए, और यह कक्षा 9 के कोर्स में है। इसे कक्षा 9 के छात्र अपने नोटबुक में लिख लेंगे और ठीक तरीके से तैयार कर लेंगे। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कक्षा 9 में इसका अध्ययन किए रहेंगे तो कक्षा 10 में आपके लिए बहुत काम आएगा, आगे की परीक्षाओं में भी बहुत काम आएगा। इसलिए इसको ठीक तरीके से तैयार कर लें और अन्य छात्रों के लिए भी इसे शेयर करें आज की कक्षा में। बस इतना ही।